नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात कर लिया था क्लास्ट्रीडियम जीनस के कई सारे मेंबर्स के बारे में। हमें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करना है क्लास्ट्रीडियम टिटेनाई को लेकर के, जिसको पीडियाट्रिक्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इसके अलावा कम्युनिटी मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक खास बैक्टीरिया जो टेनिस के रैकेट जैसा अपना अपीयरेंस दर्शाता है, उस बैक्टीरिया के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई को लेकर के। तो ये एक खास एजेंट है ग्राम पॉजिटिव एनाएरोबिक स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया का, जो कि ग्राम पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दर्शाने वाला है। इसमें स्पोर टर्मिनल पोजीशन पर होता है, इसलिए ड्रम स्टिक या टेनिस रैकेट जैसा इसका अपीयरेंस होता है। स्पोर खासतौर पर जो टर्मिनल पोजीशन पर है वो काफी रेसिस्टेंट होता है और इसी वजह से कई लेवल पर कितना भी इसको किल करने का प्रयास किया जाए, काफी मुश्किल होता है इसको समाप्त करना, क्योंकि बॉयलिंग हो, फिनॉल का इस्तेमाल, क्रिसॉल का इस्तेमाल या ऑटोक्लेविंग लंबे समय के लिए किया जाए, फिर भी इसको कंट्रोल करने में दिक्कत आती है। ये जर्मिनेट करते अंडर एनाएरोबिक कंडीशन और ये पोटेंट एक्सोटॉक्सिन्स टिटेनोस्पाज्मिन को रिलीज करते हैं। हालांकि इसको समाप्त किया जा सकता है, इसके स्पोर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है अगर हम हाई प्रेशर रखें और 20 मिनट्स तक 120 डिग्री सेल्सियस के स्टीम पर हाई प्रेशर पर अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो इसके स्पोर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन अगर ड्यूरेशन 5 मिनट्स कम रहा, यानी 15 मिनट्स के लिए सिर्फ अगर करेंगे, तो ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगा, ये रेसिस्टेंट बना रहेगा। तो ध्यान रहे, ये रेसिस्टेंट बना रहता है 120 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट्स के लिए। लेकिन अगर हाई प्रेशर पर 120 डिग्री सेल्सियस के लिए 20 मिनट्स तक अगर हम इसे रखते हैं तो इसे डिस्ट्रॉय करना संभव है। गामा रेडिएशन भी इसको किल कर सकता है। सामान्य तौर पर सॉइल में इसके स्पोर मिलते हैं और वहां से कट सरफेस के थ्रू ये बॉडी में एंटर करता है। क्या करता है? यह स्पैस्टिक पैरालिसिस करता है। कैसे? ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के पास पहुंच करके वहां पर इसके जो टॉक्सिन्स होते हैं, इसके टॉक्सिन्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, लाइट चेन और हैवी चेन। ये के टॉक्सिन्स ऊपर की ओर बढ़ते हैं। टॉक्सिन्स सामान्य रूप पर इंटरनलाइज होता है और ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करता है। ऊपर की ओर बढ़ने के दौरान ये रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्टेशन के साथ ऊपर जाता है। अल्फा मोटर न्यूरॉन्स के लेवल पर ये ऊपर बढ़ते हुए जाता है और एडजेसेंट जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं उनमें पहुंच जाता है। यहां पर देखिए ट्रांससाइटोसिस हुआ, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स में एंटर किया, वहां पर एंडोसाइटोसिस के द्वारा एंटर करता है और यह टॉक्सिन्स डैमेज करता है कुछ खास न्यूरोट्रांसमीटर्स के वेसाइकल्स को, उनसे गाबा को रिलीज नहीं होने देता है। तो आप देखेंगे टॉक्सिन का लाइट चेन कंपोनेंट ये सिनेप्टिक वेसाइकल्स को रोकता है और इसके कारण इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज हो पाना मुश्किल हो जाता है। अगर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का इफेक्ट नहीं आएगा, ये इफेक्ट नहीं रहेगा, तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेटरी जो कंपोनेंट्स हैं वही एक्टिव रह पाएंगे, जिसके कारण स्पास्टिक पैरालिसिस का यहाँ पर प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके के स्पास्टिक पैरालिसिस में क्या होगा? मसल्स स्टिफ हो जाएंगी, इतना ज्यादा यहाँ पर स्टिफनेस होगा कि पर्सन बो के जैसा, तीर धनुष के जैसा यहाँ पर आर्च बन जाएगा। इस तरीके के मामले सामान्य तौर पर अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को प्रभावित करते हैं। जैसे ये जनरलाइज्ड टिटनेस का मामला एडल्ट्स तक को हो सकता है, ये लोकलाइज्ड टिटनेस के रूप में भी हो सकता है, नियोनेटल टिटनेस के तौर पर हो सकता है, या सिफेलिक टिटनेस के रूप में इसकी प्रेजेंटेशन हो सकती है। नियोनेट्स में इसका इन्फेक्शन कैसे पहुंचा? तो एक्चुअल में अनहाइजेनिक अगर अम्बिलिकल कॉर्ड का कट करना हुआ तो उसके कारण अम्बिलिकल स्टंप का कंटामिनेशन नियोनेट्स में टिटेनस का एक कारण बनता है। कल्पना करें कहीं ट्रॉमा की वजह से यह बैक्टीरिया या उसका स्पोर अंदर एंटर किया, बॉडी में डीप इन्वायरमेंट में वो पहुंच गया, जैसे सबक्यूटेनियस टिश्यू में, मसल्स में या फिर फेशिया तक वो पेनिट्रेट करके पहुंचा, तो एनाएरोबिक इन्वायरमेंट वहां होगा ही, बैक्टीरिया ग्रोथ करने का मौका पा जाएगा और इसकी वजह से वो टॉक्सिन्स अपना रिलीज करेगा जो टिटेनो स्पाज्मिन के रूप में जाना जाता है। ये टॉक्सिन्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। सामान्य तौर पर आउटसाइड ऑफ द बॉडी यह बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई अपने स्पोर को
सॉइल में डेवलप करता है ताकि वहां पर एडवर्स कंडीशंस में अपने आप को सरवाइव कर सके। इसका स्पोर स्फेरिकल शेप का होता है कुछ इस तरीके से, और पूरी की पूरी जो बैक्टीरिया की बॉडी होती है, एक्चुअल में बैक्टीरिया की संरचना कुछ इस तरीके से होती है कि इसका स्पोर स्फेरिकल शेप का होता है, वहीं जो इसका सेल वॉल होता है उसके भीतर ये डेवलप होता है। तो जो मेन इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है वो तो इस स्पोर की दीवार के भीतर होता है, लेकिन इसका सेल वॉल कुछ इस तरीके से होता है। चूंकि स्पोर स्फेरिकल शेप का होता है, एक साइड में जाकर के बल्ज कर जाता है, इसलिए इसका अपीयरेंस ड्रम स्टिक के जैसा है। जो ड्रम बजाने वाली स्टिक होती है वैसा इसका अपीयरेंस नजर आता है। इसका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक तरीका होता है। इसमें देखा जाए तो इसमें बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी में एंटर करता है तो अपने स्पोर से बाहर आएगा। स्पोर से बाहर आने के बाद इसके वेजिटेटिव फॉर्म्स नजर आते हैं। हमने इस बात को इससे पहले भी डिस्कस किया है। जो स्पोर बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो सामान्य तौर पर एडवर्स कंडीशंस में जीने के लिए स्पोर बनाते हैं। जब ये हमारे शरीर में एंटर करेगा तो अपने वेजिटेटिव फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में आएगा, और इस दौरान बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हुए अपने टॉक्सिन्स को रिलीज करेगा। इसके टॉक्सिन्स दो तरीके के होते हैं, एक टिटेनोलाइसिन जो कि हेमोलिसिस कराता है, और दूसरा टिटेनोस्पाज्मिन जो एक तरीके का न्यूरोटॉक्सिन होता है। तो देखा जाए तो इसका जो टिटेनोलाइसिन होता है वो हेमोलिसिस कराता है। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका असर नहीं होता है, हेमोलिसिस कराने वाला टॉक्सिन, और टिटेनोस्पाज्मिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में स्टेबल रहता है, और ये एक तरीके से न्यूरोटॉक्सिन्स हैं। यही टिटेनोस्पाज्मिन टिटेनस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर कोई पूछे टिटेनस का टॉक्सिन क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजेंस के द्वारा रिलीज किए जाने वाले टॉक्सिन से कैसे डिफर करता है, तो यह एक्चुअल में नेजुलर रिएक्शन दर्शाने की कैपेबिलिटी नहीं रखता है। इस तरीके से इनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं, और सामान्य तौर पर किसी नर्व एंडिंग पर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो इफेक्ट होता है उसे ये ब्लॉक कर देते हैं। टिटेनस टॉक्सिन्स न्यूरो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज होना पॉसिबल नहीं होने देते हैं, जिसके कारण ग्लाइसिन या गाबा जैसे जो मसल्स को रिलैक्स करने वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो यहाँ पर आएंगे नहीं, तो इनका एक्शन नहीं हो पाएगा। इनका एक्शन नहीं हो पाएगा तो मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। कुछ टॉक्सिन्स किस तरीके से निकलते हैं, जैसे गाबा हो, ग्लाइसिन हो, इस तरीके की जो न्यूरो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो कैसे जाते हैं, कैसे ऊपर जा करके पास में इनहिबिटरी न्यूरॉन्स के द्वारा रिलीज होने वाले सिनेप्टिक वेसिकल्स में रिलीज होने वाले इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिलीज होने को कैसे रोकते हैं, इस पर हम लोगों ने बात कर लिया है। टिटेनोस्पाज्मिन क्या करता है, इनहिबिट करता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज करना, जैसे ग्लाइसिन या गाबा का रिलीज हो पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऐसा प्री सिनेप्टिक ब्लॉकेज की वजह से होता है। ध्यान रहे, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा प्री साइनेप्टिक ब्लॉकेज की वजह से हुआ। स्ट्राइक्निन भी सेम इफेक्ट रखता है, लेकिन यहां पर पोस्ट साइनेप्टिक ब्लॉकेज की बात देखी जाती है। स्ट्राइक्निन में भी हम सिमिलर इफेक्ट देखते हैं। स्पैस्टिक पैरालिसिस स्ट्राइक्निन के कंजम्पशन के बाद भी होता है, लेकिन वहां पर पोस्ट सिनेप्टिक ब्लॉकेज होता है। यहां पर प्री सिनेप्टिक ब्लॉकेज जिसके द्वारा ग्लाइसिन या गाबा जैसे जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज नहीं हो पाते हैं। एक और इमेज में हम इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। जो सामान्य तौर पर अल्फा मोटर न्यूरॉन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए उस अल्फा मोटर न्यूरॉन का सिग्नल क्या जाएगा उसको तय करने के लिए इनहिबिटरी न्यूरॉन्स और स्टिमुलेटरी न्यूरॉन्स का उस पर कंट्रोल होता है। कल्पना करें कि जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के इफेक्ट को काउंटरएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टिमुलेटरी न्यूरॉन और इनहिबिटरी न्यूरॉन का हम यहाँ पर इफेक्ट मोटर न्यूरॉन पर देख सकते हैं। अगर इनहिबिटरी न्यूरॉन्स अपना एक्शन करेगा तो मोटर न्यूरॉन का सिग्नल, जैसे नर्व इंपल्स को अगर इनहिबिट किया जाता है, जैसे ये यहां से क्या होता है, यहां पर गाबा रिलीज किया गया। गाबा रिलीज करते ही ये हो जाते इनहिबिट। कौन? अल्फा मोटर न्यूरॉन्स। अल्फा मोटर न्यूरॉन अगर इनहिबिट हुआ तो यहाँ पर एसिटाइलकोलिन का रिलीज होना पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। जैसे देखें ये गाबा ने मना किया, गाबा एक इनहिबिटरी सिग्नल देता है। सामान्य तौर पर एसिटाइलकोलिन का सिग्नल जाता, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता, गाबा के कहने पर ये सिग्नल जनरेट ही नहीं करेगा एसिटाइलकोलिन का, जिसके कारण मसल रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि कोई नर्व इंपल्स यहाँ एसिटाइलकोलिन को रिलीज नहीं करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गाबा released at this site to control the alpha motor neurons। अब हुआ क्या, हमने टिटेनोस्पाज्मिन टॉक्सिन्स का यहाँ पर इफेक्ट देखना है।
टिटेनोस्पैज़मिन ने इसका रिलीज होना रोक दिया। होगा क्या? अब केवल और केवल एक ही सिग्नल जाएगा जो एक्साइटेटरी सिग्नल होगा, जिसके प्रभाव में अल्फा म्यूटन न्यूरॉन्स एसिटाइलकोलिन को रिलीज करते रहेंगे और इसके कारण मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती रहेंगी। अल्टीमेटली अनकंट्रोल्ड इंपल्स का जनरेशन होगा। यह जा सकता है सीएनएस तक। मसल्स की रिजिडिटी और स्पाज्म यहां पर होगा क्योंकि अनकंट्रोल्ड एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट होता रहेगा। पर्सन का मोस्ट कॉमन सिम्टम्स लॉक जॉ का होगा, जिसमें मैसेटर मसल्स का टोन बढ़ा हुआ होगा। यही पहला सिम्टम होगा जिसको कोई पर्सन अप्रिशिएट हम कर सकते हैं देखने के दौरान। तो लॉक जॉ जिसमें मैसेटर मसल्स का टोन बढ़ जाता है, मसल्स में पेन होगा, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग होगा, मे बी पॉसिबल कि यहाँ लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन हो, एयर वे ही यहाँ पर ब्लॉक हो जाए। जनरलाइज्ड टिटनेस का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से लेकर 14 दिन तक होता है। किस साइट पर उसका पैरालिसिस हुआ है? संभव है वहां पर इसका असर जल्दी हो। डिसेंडिंग पैरालिसिस होती है। यह पैरालिसिस अपर साइड से स्टार्ट होते नीचे की ओर जाएगा। लॉक जॉ इसके पहले सिम्टम हो सकते हैं और उसके बाद ये नीचे की ओर ट्रेवल करते हुए इसके सिम्टम जा सकते हैं। न्यूनेटल टिटनेस जो कि बहुत ही हाई मोर्टेलिटी के साथ होता है, इसमें अनएक्सप्लेन्ड क्राई, बेबी अच्छे से फीड नहीं कर रहा है, रेस्पिरेटरी फेल्योर हो सकता है जो अल्टीमेटली डेथ के साथ बेबी की प्रेजेंटेशन हो सकती है। सामान्य तौर पर इसमें बच्चों का जो स्पैस्टिक पैरालिसिस होता है वो जनरलाइज्ड होता है। एक होता है सिफेलिक टिटनेस जिसमें क्रेनियल नर्व्स खासतौर पर कुछ लोकलाइज जोन के प्रभावित होते हैं। इसमें बल्बर मसल्स, वो मसल्स जो स्वेलिंग, स्पीकिंग या च्यूइंग से रिलेटेड होती हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं। इसका पुअर प्रोग्नोसिस देखा गया है। क्लास्ट्रीडियम टिटेनाई के मामलों को एनएरोबिक मीडियम में कल्चर कराना होता है। रॉबर्टसन कुक्ड मीडियम, आरसीएम मीडियम का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम कुछ एनएरोबिक कल्चर मीडिया के बारे में देख सकते हैं जिस पर एनएरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो कराया जा सकता है, जैसे ब्लड अगार पर, एग योक अगार पर, बाइल एस्कुलिन अगार पर या फिर रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ के भीतर। तो देखा जाए बैक्टीरिया के लिए, एनएरोबिक बैक्टीरिया के लिए खासतौर पर रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम, तो यहाँ पर आरसीएम ब्रॉथ, और वहां पर इसके ग्रोथ के बाद हम इसे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कराएं तो ड्रम स्टिक अपीयरेंस हमें मिल सकता है। ब्लड अगार पर कल्चर कराने पर ये स्वार्मिंग मोर्टेलिटी दर्शाते हैं। इसकी टॉक्सिजेनिसिटी की टेस्टिंग हम एनिमल्स पर कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के तौर पर हमें एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस देने की जरूरत होती है। इसमें मेट्रोनिडाजोल और पेनिसिलिन ग्रुप के मेडिकेशंस दिए जाते हैं। चूंकि ये एनाएरोबिक है तो मेट्रोनिडाजोल इस पर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। पैसिव इम्यूनाइजेशन के तहत अगर कहीं लगता है तो हमें ह्यूमन एंटी टिटेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स देने की जरूरत होती है। अगर कहीं एक्सीडेंटल इंजरी हो गया हो तो हम टिटेनस के होने का इंतजार नहीं करेंगे। और भारत में जो इसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया जाता है उसमें न्यूनेटल टिटनेस को प्रिवेंट करने के लिए मदर को वैक्सीनेट किया जाता है। मदर में उसके टिटनेस के वैक्सीनेशन दिए जाते हैं। इसके अलावा डीपीटी वैक्सीन जो न्यूबॉर्न होते हैं, एक तो मदर को जो टिटनेस के इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो न्यूनेटल टिटनेस से बचाने के लिए दिए जाते हैं। डीपीटी का जो वैक्सीन होता है वह भी प्रोफाइलेक्सिकली हम देते हैं, जिसका मकसद होता है बॉडी में एंटीबॉडीज का डेवलप होना, जो कि एक्टिव इम्यूनिटी का हिस्सा होगा वैक्सीनेशन के द्वारा। हम डीपीटी के वैक्सीन को कब देते हैं? 6, 10 और 14th वीक पर, फॉलोड बाय एडिशनल डोजेस जिसमें 2 बूस्टर डोजेस होते हैं। बूस्टर डोजेस को 16 to 24 मंथ्स पर और 5 to 6 ईयर पर देते हैं। इसके बाद हम 10 ईयर और 16 ईयर्स पर भी हम टिटेनस टॉक्सॉइड के इंजेक्शन को देते हैं। एक बार फिर से ध्यान रखें, डीपीटी वैक्सीन के तहत तो इसे दिया ही जाता है। 2 बूस्टर डोजेस जो हम देते हैं वो 1.5 ईयर्स पर, जिसके लिए आप कह सकते हैं 18 मंथ्स ना कह करके रेंज दिया जाता है 16 से लेकर 24 मंथ्स तक। इसके बाद 5 to 6 ईयर तक हम इसका बूस्टर डोज देते हैं। फिर 10 and 16 ईयर्स पर भी टिटेनस टॉक्सॉइड दिया जाता है। तो हम डीपीटी के जो प्राइमरी वैक्सीन हैं उसके बाद उसी के बूस्टर्स देते हैं और उसके बाद 2 टिटेनस टॉक्सॉइड देते हैं 10 और 16 साल पर। यहाँ पर वैक्सीन को स्टोर करने के लिए 2 to 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। इसे कभी भी फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रहे 3 प्राइमरी डोजेस के बाद 3 बूस्टर डोजेस दिए जाते हैं।
जिसमें हम इन्हीं के डीपीटी के ही हम बूस्टर डोजेस देंगे। कब? 1.5 ईयर्स पर, 5 ईयर्स पर और 10 ईयर्स पर। हालांकि पर्सन इतना आइडियली आते नहीं हैं, तो 3 प्राइमरी वैक्सीनेशन और 3 बूस्टर वैक्सीनेशन हम करते हैं। 3 क्या 4 बूस्टर हो जाते भारत के हमारे जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें। 1.5 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर और उसके बाद 16 ईयर्स भी शामिल है। यहाँ पर हम 4 बूस्टर डोजेस देने का काम करते हैं। एक 16 ईयर पर भी हम देते हैं। इसके बाद हर 10 साल पर, एडल्ट्स के लिए कहा जाता है, हर 10 ईयर्स पर टीटेनस टॉक्सॉइड का वैक्सीनेशन कराते रहना चाहिए। तो हर एक उम्र के लिए टीटेनस के वैक्सीन की आवश्यकता होती है। एक फैक्ट हमें कम्युनिटी मेडिसिन का भी याद रखना होगा। कल्पना करें कोई पर्सन है जिसको चोट लग गया, तो सबसे पहले हमें सर्जिकल उसे टॉयलेट करना, मतलब उस घाव को ओवरऑल क्लीन करना है। उसके बाद उससे बात करनी है। पर्सन ने बताया कि उसका जो वुंड है वो लेस देन 6 ईयर ओल्ड है या 6 आवर ओल्ड है, क्लीन है, नॉन पेनिट्रेटिंग है और नेग्लिजिबल टिश्यू डैमेज का ये मामला है। हमने अगर इस तरीके के मामलों को देखा। दूसरा है समय ज्यादा हो गया है, 6 घंटे से पुराना वुंड है। दूसरी बात पेनिट्रेटिंग है, क्लीन नहीं है, टिश्यू डैमेज ज्यादा हो गया, तो ये दूसरी कैटेगरी हो जाएगी। देखा जाए तो 6 घंटे पुराना, नॉन क्लीन, पेनिट्रेटिंग अगर वुंड है तो भी जो कैटेगरी ए और बी का मामला है दोनों में ही एक जैसा रहेगा। सी और डी में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। क्या है कैटेगरी ए बी सी डी, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैटेगरी ए का मतलब यह है कि पर्सन ने विद इन 5 ईयर वैक्सीनेशन कराया है और कंप्लीट कोर्स ऑफ टॉक्सॉइड या बूस्टर डोज उसने ले रखा है। दूसरा कैटेगरी है कि पर्सन का समय 5 साल से ज्यादा समय का हो गया है, लेकिन 10 साल के भीतर भीतर का मामला है। इसलिए कहा जाता है हर पर्सन को वैक्सीनेशन 10 साल से पहले करा लेना चाहिए। तो ये मामला 10 साल के भीतर का है, 5 साल से ज्यादा हो गया, 10 साल के भीतर का है, तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। पर्सन ने अगर कंप्लीट कोर्स टॉक्सॉइड, टिटेनस टॉक्साइड या बूस्टर डोजेस का ले रखा है तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म में हम कह सकते हैं 10 साल के भीतर का मामला है तो चाहे किसी भी तरीके का वुंड है, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर पर्सन का वैक्सीनेशन हुए 10 साल से ज्यादा समय हो चुका है और 10 साल पहले पर्सन ने कंप्लीट कोर्स करवा रखा है, 10 साल पहले उसने अपना वैक्सीनेशन कराया था, तो ऐसे मामलों में क्लीन वुंड में ज्यादा कुछ नहीं करना, टॉक्सॉइड का सिंगल डोज देना है। लेकिन अगर डर्टी वुंड है, 6 घंटे से ज्यादा समय हो गया है, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है, तो फिर हम टेटनस टॉक्सॉइड का एक डोज के साथ इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी हम यहाँ पर एडिशनली देंगे। तो इसमें क्या हुआ, हमने देखा 10 साल से ज्यादा समय हो चुका लेकिन क्लीन वुंड है तो भी बस सिंगल इंजेक्शन की जरूरत है। 10 साल से ज्यादा हो चुका है तो और वुंड क्लीन नहीं है, 6 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, तो फिर हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स का एक डोज देंगे। देखते हैं अगली कैटेगरी जिसमें पर्सन का इम्यूनिटी का स्टेटस नहीं पता है, कैटेगरी डी। और ऐसे मामलों में हमें टॉक्सॉइड का कंप्लीट डोज पूरा करना होगा। वहीं अगर वो क्लीन वुंड नहीं था तो टॉक्सॉइड का कंप्लीट डोज पूरा करने के साथ ही साथ हमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स का भी एक डोज यहाँ पर देना पड़ेगा। इम्यूनोग्लोबुलिन्स देकर के हम पैसिव इम्यूनिटी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, टिटेनस प्राइमरली अफेक्ट्स प्री-सिनेप्टिक टर्मिनल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, पोस्ट-सिनेप्टिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मसल फाइबर। तो ये प्री-सिनेप्टिक टर्मिनल, अभी मैंने आपको दिखाया था ना किस तरीके से प्री-सिनेप्टिक जो न्यूरो इनहिबिटरी रिलीज था वहां पर जाकर के इसने काम किया था। पोस्ट-सिनेप्टिक टर्मिनल पर जो काम करता है वो है स्ट्राइकनिन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर किसने काम किया था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर बोटुलिनम टॉक्सिन्स काम करता है जो एसिटाइलकोलिन को रिलीज नहीं होने देता। आपको पता है मसल्स के एक्टिवेशन के लिए एसिटाइलकोलिन चाहिए, प्री सिनेप्टिक जंक्शन से एसिटाइलकोलिन निकलेगा, मसल्स वहां पर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये काम नहीं हो पाता है और इसकी वजह से पैरालिसिस होती है बिकॉज ऑफ बोटुलिनम टॉक्सिन। नेक्स्ट चलते हैं, स्वार्मिंग ग्रोथ ऑन कल्चर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ग्राम पॉजिटिव कोकाई। स्वार्मिंग ग्रोथ की बात कर रहे हैं लेकिन ध्यान रहे प्रोटियस ऑप्शन में है तो उस पर नहीं कूद के जाना है। ये ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई की बात कर रहे हैं। ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई जो कि स्वार्मिंग ग्रोथ दर्शा सकती है वो क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई ही होता है। अगर कहते हैं ग्राम नेगेटिव तब प्रोटियस मिराबिलिस आंसर हो सकता था, वो भी स्वार्मिंग मोर्टेलिटी दर्शाने का काम करता है। क्वेश्चन देखते हैं, नीट पीजी में पूछा गया था, इससे पहले ये ऑल इंडिया में आया हुआ क्वेश्चन रहा है। अ पर्सन हैज रिसीव्ड कंप्लीट इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टिटेनस
10 ईयर एगो। ओके, तो मामला क्या है? कैटेगरी सी का मामला है। क्या करेंगे? नाउ ही प्रेजेंट्स विद अ क्लीन वुंड, ओके, विदाउट एनी लैसरेशन फ्रॉम द इंजर्ड इंजरी सस्टेन्ड 2.5 आवर्स एगो, यानी 6 आवर के पहले क्लीन वुंड है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 आवर से ज्यादा अगर हो चुका होता तो क्या होता? 10 साल से ज्यादा हो चुका इम्यूनाइजेशन स्टेटस को, और 6 घंटे से अगर ज्यादा हो जाता तो फिर क्या करते? कैटेगरी सी है, कुछ नहीं करते। इम्यूनोग्लोबुलिन्स हम एडिशनल दे सकते थे अगर ये डर्टी वुंड होता। कल्पना करें, डर्टी वुंड, इम्यूनाइजेशन स्टेटस को 10 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, ये बात कंफर्म है, 6 घंटे से ज्यादा पुराना वो वुंड है, डर्टी वुंड है, तो फिर हम क्या करते? टिटेनस टॉक्साइड का 1 डोज देते और इम्यूनोग्लोबुलिन्स का 1 डोज देते। लेकिन यहाँ पर सिंपल सी बात कह रहे हैं, क्लीन वुंड है, 6 घंटे से पहले व्यक्ति आ चुके हैं, क्लीन वुंड है, इम्यूनाइजेशन स्टेटस 10 साल से ज्यादा समय का है, तो हमें करना क्या है? करना कुछ नहीं है, सिंगल डोज ऑफ टिटेनस टॉक्साइड देंगे। अगर क्लीन वुंड हो लेकिन 6 घंटे से ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे? तो हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे, क्योंकि 10 साल से ज्यादा का समय है। याद रहेगा? देखिए, यहाँ पर कैटेगरी सी में जहां पर इम्यूनाइजेशन के स्टेटस को पूरा हुए 10 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, वहां पर हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे अगर 6 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है तो। अगर 10 साल से भीतर का मामला है, कैटेगरी ए जिसमें 5 साल से पहले का मामला, कुछ नहीं करना है। कैटेगरी बी जिसमें 5 से 10 साल का है, दोनों ही कैटेगरीज में कुछ नहीं करना, बस सिंगल डोज ऑफ टिटेनस टॉक्साइड देने की जरूरत है। उम्मीद कर पा रहे हैं, 5 साल से भीतर का मामला हो, कैसा भी कंडीशन हो, आपको यही करना है। अगर वो 5 साल से ज्यादा 10 साल से कम का मामला है तो फिर हमें ये दोनों ही कंडीशंस में ही करना है। 10 साल से ज्यादा हो गया, फिर हमें कैटेगरी सी की बात करनी होगी, समय को ध्यान रखना होगा। ऐसे क्वेश्चन में जहां 10 साल से ज्यादा का समय हो गया, क्लीन वुंड है, पर्सन 6 आवर से पहले आ गए, तो केवल सिंगल डोज हमें देना होगा। ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग tetanus except transmission through contaminated wound and injuries, more common in winters and dry weathers, reservoir in soil and intestine of human and animals, no herd immunity in our lifelong immunity। तो इसमें कंटामिनेटेड वुंड या इंजरीज से इसका ट्रांसमिशन होता है, ये बात तो ठीक है। यह ज्यादा कॉमन विंटर या ड्राई वेदर में होता नहीं, यह समर में और वार्म वेदर में ज्यादा कॉमन होता है। रिजर्वायर कहां पर होता है? सॉइल में और इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन में और एनिमल्स में इसके रिजर्वायर होते हैं। रिजर्वायर इन सॉइल एंड इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, बिल्कुल ठीक बात है। कोई हर्ड इम्यूनिटी नहीं होती, इसीलिए लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी न मिलने की वजह से हमें हर 10 साल पर इसके वैक्सीनेशन को कराने का रिकमेंडेशन दिया जाता है। 10-year-old बॉय फॉलोइंग अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट present to the casualty with contaminated wound over the left leg। 10 साल के वो बच्चे हैं, कैजुअलिटी में आए, कंटामिनेटेड वुंड है लेफ्ट लेग में, ओके। ही रिसीव्ड कंप्लीट प्राइमरी इम्यूनाइजेशन बिफोर प्री स्कूल एज एंड रिसीव्ड अ बूस्टर DT at entry age, okay। All of the following can be done except, हो सकता है ये 5 साल से ज्यादा का मामला है लेकिन 10 साल के भीतर का ये मामला है ना, ज्यादा यही है। यहाँ पर एक चीज नहीं बता रही है, लेकिन उसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता। पर्सन 6 घंटे से पहले आया, 6 घंटे के बाद आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कैटेगरी बी है। कैटेगरी बी में हमें कुछ करना नहीं होता, केवल सिंगल डोज ऑफ टिटेनस टॉक्साइड देना होता है। फॉलोइंग कैन बी डन एक्सेप्ट, क्या नहीं करना है? हमें इंजेक्शन ऑफ ह्यूमन एंटीसीरम नहीं देना है। टीटी का इंजेक्शन देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे, वुंड का डेब्राइडमेंट करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, लेकिन ये नहीं करना। ये तो हमें कैटेगरी सी से देना शुरू करना होता जब वुंड 10 ईयर्स से ज्यादा समय का हो। द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्रिवेंटिंग टीटेनस इज सर्जिकल डेब्राइडमेंट एंड टॉयलेटिंग, हाइपरबारिक ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स और टीटेनस टॉक्साइड। तो सबसे इफेक्टिव वे जिससे हम टिटेनस को प्रिवेंट कर सकते हैं वो है टीटेनस टॉक्साइड को देना। आपको पता है प्रेगनेंसी के दौरान भी 2 एडिशनल टीटी दिया जाता है। फॉर द फर्स्ट प्रेगनेंसी हम 2 एडिशनल डोजेस देते हैं ताकि नियोनेटल टीटेनस के मामले को कंट्रोल किया जा सके। एक क्वेश्चन देखते हैं कम्युनिटी मेडिसिन पर आधारित क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लॉस्ट्रीडियम टीटेनाई आर ट्रू एक्सेप्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लॉस्ट्रीडियम टीटेनाई आर ट्रू एक्सेप्ट spores are resistant to heat, this is a true statement। Primary immunization consists of 3 doses, okay। Incubation period is 6 to 10 days। Person to person transmission does not occur, none।
हमने पहले भी पढ़ रखा है कि टिटेनस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 से 14 दिन का होता है, ये बात याद रहना है। इस आधार पर यह स्टेटमेंट सही है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 वीक से पहले का दिया गया, ये स्टेटमेंट ठीक है। प्राइमरी इम्यूनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ 3 डोजेस, यस। 6, 10 और 14 वीक्स पर हम प्राइमरी इम्यूनाइजेशन कराते हैं। फर्दर हम इसमें बूस्टर डोजेस देते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड तो ठीक है ही, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि सारे स्टेटमेंट ही सही हैं, नन इसमें गलत है। तो इस तरीके से हम लोगों ने चर्चा किया, समझने की कोशिश किया टिटेनस का मामला किस तरीके से डेवलप होता है। इसमें पीडियाट्रिक्स, कम्युनिटी मेडिसिन और माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड पॉइंट्स को हम लोगों ने क्लियर करने का प्रयास किया है।